हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी के पेज पर स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम एक और चर्चा करेंगे बहुत ही जो गहन मुद्दे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के, अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे को लेकर के। तो उसमें हमारे एक गेस्ट हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है, उनका नाम है हर्षित सिंह जो कि लखनऊ से हैं। कर दीजिए। और इसके बाद साथ जो अभी हमारे साथ जो भी अभी हमारे दोस्त मित्र और जो ज्यादातर इंटरेस्टिंग होते हैं जियो पॉलिटिक्स को लेकर के कि तालिबान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, ये जो होता है ना, इसको लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे। हर्षित एक बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं मिडिल ईस्ट के नेशंस में और खासकर इंटरनेशनल जो रिलेशन होता है उसमें लेकर के। बेसिक मैं बताऊं इनके बारे में तो हर्षित डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं और मेरी इनसे मुलाकात हुई थी भोपाल के एसएसबी बोर्ड में ही, और इसके बाद हम लोग दो बार मिल चुका आई थिंक भोपाल में ही। हाँ। और इसके साथ साथ इनको बहुत ही ज्यादा अगर मैं बताऊं ना इंटरेस्ट के बारे में, तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इवन इन्होंने तो पाकिस्तान में जब भी एयर स्ट्राइक होता है, बलूचिस्तान में जो कुछ घटनाएं घटित होती है, मे भी हम डायरेक्टली तो कहें या इनडायरेक्टली करें, जो हमारे जो नेबर कंट्रीज है जो हमारे कंट्री में आकर के जो इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं बॉर्डर नेशंस के पास, तो उसमें हर्षित पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी खासी तरीके से उनके जो फॉलोअर्स है ना ट्विटर पे बहुत ज्यादा उन्हें ट्रोल करते हैं। और इनके वीडियोस मैंने देखा है, इनका वीडियो मतलब इनका यूट्यूब चैनल है जय हिंद भारत फर्स्ट, जो कि हर्षित सिंह के नाम से मिलेगा। वहां पे तो इन्होंने एक वीडियो डाला था जिसपे पाकिस्तानी लोगों ने तकरीबन 1 लाख के आसपास देखा उस वीडियो को। हाँ, लाख नहीं बता, उस थाउजेंड्स में था। हाँ मतलब 30-40 हजार के आसपास है टोटल वो, आई थिंक जहां तक मुझे याद है। और उसमें जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था उस समय का वीडियो था। तो इस पूरे सेशन में है ना बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे आप लोगों को, बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट इंफॉर्मेशन पता चलेगा, क्योंकि एक डिफेंस एस्पिरेंट्स का क्या नजरिया होता है पूरे जियो पॉलिटिक्स को लेकर के। हम बेसिकली सारी चीजों को राजनीतिकरण के रूप में, धर्मकरण के रूप में सोचते हैं, लेकिन एक डिफेंस एस्पिरेंट्स क्या सोचता है ये हमें आज जानने को मिलेगा। तो हर्षित, मैं आपका फिर से पेज पे स्वागत करता हूं। थैंक यू अंकित, धन्यवाद। और इसके बाद हम शुरू करते हैं अफगानिस्तान के मुद्दे से ही। तो ठीक है, उसके पहले मैं आपका धन्यवाद कर दूं। और मैं भी आपको काफी फॉलो करता हूं, आपका जो काम है, आप लोग, आपका जो ग्रुप है, आपका चैनल है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो कोविड के टाइम पे आपने जो काम किया है वो तो काफी सराहनीय, बहुत सराहनीय काम किया आपने। मैंने आपका देखा, आपका एक प्रोग्राम दूरदर्शन पे भी आया था, आपके ग्रुप को कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं, सम्मानित भी किया गया है। और जो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं आप लोग, वाकई एमपी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत आई रिस्पेक्ट दैट, बहुत इज्जत करता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। थैंक यू हर्षित। तो हम शुरू करते हैं अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के। तो देखिए, अफगानिस्तान में जो भी हुआ, हमने देखा कि हमने हमारा देश का 75वां 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। उसी दिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान मतलब यूएसए के जाने के बाद ही उन्होंने वहां पे काबुल में पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं ओवरटेक कर दिया। तो इसके पीछे मेन रीजन हम क्या समझ सकते हैं कि तालिबान जब आ गया है अफगानिस्तान में, तो हमारी आगे की जो सेंचुरी है वो क्या किस तरीके से आगे बढ़ेगी अब, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अफगानिस्तान में, बहुत पैसे लगाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो अफगानिस्तान में हुआ एक्चुअली ये बहुत शॉकिंग है सबके लिए, अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी। अगर किसी के लिए नहीं शॉकिंग है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है और तालिबान है। क्योंकि जो यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि करीब 6 महीने लगेंगे अगर तालिबान पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा तो अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए, काबुल को जीतने के लिए। लेकिन उन्हें तो चंद ही दिन लगे और लड़ाई तो हुई नहीं। तो यूएस की भी इंटेलिजेंस फेल हुई। इंडिया के, जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसमें विपिन रावत जी, उन्होंने कहा कि वी वर सरप्राइज्ड। तो मींस कि इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये अंदाजा नहीं था, जबकि हमारी रॉ की बहुत अच्छी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, उसके बाद भी ये चीज हुई। तो ये जो पूरा सिनेरियो था ये काफी शॉकिंग था कि इतना जल्दी तालिबान ने कब्जा कर लिया।
तो इसकी जो वजह मैं मानता हूं, और इसमें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान को समझ ना पाने की गलती किया है पूरी दुनिया ने और अमेरिका ने, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो आपने फेमस जुमला, एक वीडियो बहुत चला हुआ है, एक डीजी आईएसआई थे हामिद गुल साहब। तो वो पहले आर्मी में थे, फिर आईएसआई के डीजी बने। जो आईएसआई का चीफ होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है, एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी। तो हामिद गुल को इंडिया, जैसे इंडिया में अजीत डोभाल हैं, वैसे ही हामिद गुल को पाकिस्तान का माना जाता है। उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी पे एक बार कहा था कि जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रशिया को हरा दिया, एक सुपर पावर को हरा दिया, वैसे ही आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हरा दिया। तो यही हुआ है अफगानिस्तान में। तो ये गलती हुई है। और क्योंकि इसमें एक चीज भी आता है, पाकिस्तान बना ही इन सुपर पावर्स के यूज के लिए जमीन था। अगर पाकिस्तान को एक अलग लैंड बनाया गया, एक अलग देश बनाया गया, तो उसके पीछे ये जो यूरोपियन कंट्री थी और उस समय के 1945 एरा के बाद की जो सुपर पावर्स थी, उन्होंने बनाया इसीलिए था, और उसी का इस्तेमाल करते हुए बाद में तालिबान, अलकायदा, ये सारी चीजें बनी। उसका इस्तेमाल तालिबान ने या अलकायदा ने नहीं किया है। यहाँ पे आपकी बात सही है, बस इस लाइन में थोड़ा सा करेक्टनेस है कि जो तालिबान है, अलकायदा है, इन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया है, पाकिस्तान ने इनका इस्तेमाल किया है। क्योंकि अलकायदा, तालिबान, वही जो ऊपर का ऊपर का जो वैली है पाकिस्तान का, लैंड तो वहीं प्रोवाइड कराया इन लोगों को, मतलब रहने का। अगर हम बात करते हैं, 9/11 है आज, 20 साल हो चुके हैं, और इसको जो 9/11 घटना को परसों 2 दिन बाद उसकी 20वीं वर्षगांठ है। हाँ, मतलब 2 दिन बाद। तो 9/11 हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा जो व्यक्ति था, उसको शहर तो पाकिस्तान ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए वो पूरी वॉर हुई। सारी चीजें, हाँ, उसीलिए ये वॉर हुई। अच्छा, ये सारी जो चीजें हुई यहाँ से जो अमेरिका गया है, तो क्या हम इसमें अमेरिका की हार माने? हाँ, इसमें 2 चीजें हैं। इट इज ट्रू कि अमेरिका की हार हुई है, अमेरिका की डिफीट है। अब उसको अमेरिका ने एक पीस डील में कन्वर्ट कर दिया कि हम एक पीस डील साइन कर रहे हैं। ये कोरी बकवास है। एक्चुअली अमेरिका हारा है, लेकिन अमेरिका ने सोचा कि जो हमारे साथ वियतनाम में हुआ था वो ना हो, कि हमें भाग के न जाना पड़े एक गलत तरीके से। तो उन्होंने एक पीस डील का बहाना लिया और चुपचाप निकल आए। तो इस तरीके से मैं किया। अमेरिका हारा जरूर है ये वॉर, इसमें कोई शक नहीं है। तालिबान ने अमेरिका को हराया, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या हम ये भी मान सकते हैं कि अमेरिका ने अब लोकल जो नेटिव अफगानीज थे उनके साथ धोखा किया? हाँ, धोखा तो इसलिए किया है क्योंकि जब अमेरिका को चलिए बाहर जाना था, ठीक है, उनका ये इसमें थोड़ी सी इंडिया में लोग समझते नहीं इसके बारे में। लोग अमेरिका को इसलिए गाली दे रहे हैं कि अमेरिका वहां चला गया। ठीक है, अमेरिका अपनी कंट्री है, वो रहे जाए, वो उनका डिसीजन है। आप क्यों सोच रहे हैं कि अमेरिका वहां पड़ा रहेगा आपकी सुरक्षा करने के लिए? इंडियंस को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने धोखा दिया है अफगानिस्तान को। वो क्यों दिया है? क्योंकि जिस रात ये भागे हैं वहां से, अफगानिस्तान में एक बगराम एयरफील्ड है, आपने सुना होगा इसके बारे में। वो एपी सेंटर था, वो सबसे बड़ा एयरफील्ड है, एयरबेस है, जहां पे पूरा अमेरिका का और नाटो का जो भी मूवमेंट होता था, जितनी कार्रवाई होती थी, इट वॉज एपी सेंटर, तो वहीं से होती थी। इन्होंने रात में चुपचाप वो एयरबेस खाली कर दिया। इवन इन्होंने जो वहां का लोकल कमांडर था उस बेस का, अफगानिस्तान नेशनल आर्मी का, इन्होंने उसको भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये चुपचाप रात से भागे हैं। ये इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया है। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, धोखा इन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं इसमें एक चीज, और ये खैर की खुली किताब नहीं है, मतलब मेरा एजम्पशन है, मैं ये मानता हूं कि तालिबान और अमेरिका में एक डील हुई है, जिसमें ये हुआ है कि ठीक है, आपको हम एक सेफ एग्जिट दे देंगे, आप दुनिया के सामने कह दीजिएगा कि ये पीस डील है, आपकी कोई हार वार नहीं हुई है, आप अपना मुंह छुपा लेंगे। और इससे अमेरिका को क्या फायदा? अमेरिका को फायदा यह है कि अमेरिका ने अभी भी अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस बनाया हुआ है। ठीक है, तालिबान भले वहां आ गया, लेकिन अमेरिका का हाथ जो है, मतलब जो अमेरिका चाहता है इन्वॉल्वमेंट, वो अभी भी है अफगानिस्तान में। तो ये एक डील हुई है इनके बीच में, और इसीलिए अफगानिस्तान इतना जल्दी सब कुछ कर पाया है, और ये इतना चुपके चोरी तरीके से ये अचानक से भागे वहां से, ये हुआ है वहां पर। तो ये जो अमेरिका ने किया है तालिबान के साथ लेकर के, फिर अफगानिस्तान के नो कॉन्फिडेंस में लेकर के,
इससे भारत को भी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि भारत ने पिछले 7 वर्षों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तो भारत के साथ भी धोखा हुआ। हाँ, धोखा है, बिल्कुल भारत के साथ धोखा है। अब क्या होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में द ओनली थिंग मैटर्स दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। अब अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट इस समय यही था कि उसको अफगानिस्तान से निकलना था, क्योंकि ये जो सक्सेसिव प्रेसिडेंट आए अमेरिका में, इन्होंने अपने इलेक्शंस में ये प्रॉमिस किया कि हम अमेरिकी सेनाओं को वापस बुला लेंगे। अब इनको ये वादा पूरा करना था, इसके चक्कर में ये वहां से भागे। अब इंडिया को क्या होता है, हम इंडिया जैसे हम बहुत ज्यादा इसको बहुत ज्यादा हाइप देते हैं कि इंडिया यूएस की बड़ी दोस्ती है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब एक कहने की बात होती है। तो हमारे लिए वो वहां पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जैसे रशिया के पास हम गए भागते हुए, जब अमेरिका निकला कि कुछ करिए कुछ करिए, तो रशिया ने भी कहा देखिए भाई हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ठीक है। तो ये बात है, कोई आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपको ही अपनी जंग खुद करनी है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो तो डूब गई है, जो भी थी, उसमें कोई शक नहीं है। बट ठीक है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो थी वो कोई लालच में नहीं था जैसे चाइनीज करते हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कॉमन अफगान पीपल के लिए थी। तो अगर वो रहती हैं तो भी इंडिया का फायदा है, नहीं रहती हैं तो भी फायदा है। और मतलब नुकसान तो है ही है, लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं वहां पे, क्योंकि अब कंट्रोल में है। और पाकिस्तान आर्मी कहीं ना कहीं चाहती है कि तालिबान इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। तो अभी वो खतरे में है और उसको हम कुछ बचा भी नहीं सकते हैं। बट हाँ, उससे एक सॉफ्ट पावर है इंडिया की, डेवलप हुई है। ऐसा नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरह डूब गई है, फाइनेंशियली वो डूब गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सॉफ्ट पावर है, एक सॉफ्ट इमेज है इंडिया की अफगानिस्तान के लोगों के अंदर। और शायद तालिबान के पास भी है, इसलिए तालिबान ने कहा भी कि इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स इन्वेस्टमेंट इन अच्छा, अफगानिस्तान। ये जो आप सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, इस सॉफ्ट पावर के पीछे शेर अब्बास मोहम्मद स्टैनगजाई तो नहीं है? क्योंकि वो उनका आईएमए से कनेक्शन है, वो खुद यहाँ पे ट्रेनिंग कर चुके हैं। और जो पहली इंडिया तालिबान की डील मतलब टॉक हुई थी, उसमें वो खुद थे। हाँ, बिल्कुल सही है। शेर मोहम्मद जो स्टैनगजाई हैं, ये इस समय दोहा में जो इनका पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का, वहां पे डायरेक्टर हैं ये। और ये एक मेन रोल प्ले कर सकते हैं इंडिया और तालिबान डायलॉग्स में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा पहलू नहीं है, क्योंकि अभी बातचीत हमने बहुत ज्यादा शुरू नहीं की है। हाँ, एक एम्बेसडर से एक मुलाकात हुई है, दैट इज गुड। हाँ, बहुत ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है कि वो उन्होंने आईएमए में ट्रेनिंग की है तो फिर वो हमारे लिए बहुत फायदा हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बट ये अच्छी चीज है कि ही कुड बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि वो अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा की गई है उनके, मतलब तालिबान की सरकार की 33+ लोगों की, उसमें हमें उन्हें ऐसे मतलब उप विदेश मंत्री का उन्हें मतलब वो मिला है, पोस्ट मिला है। तो डेफिनेटली वो उप विदेश मंत्री का पोस्ट मिला है, तो वो जितने भी कंट्रीज होंगे जिनके साथ डायलॉग करना होगा वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, हमेशा मान के चलेंगे। हाँ, तो अभी तो इंडिया को ये सोचना है कि डायलॉग करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में देखिए अभी काफी ज्यादा गुस्सा है लोगों को। और गुस्सा नहीं है, एक्चुअली मैं मानता हूँ इंडिया में लोगों को इसकी जानकारी कम है। अब मुझे कभी कभी दुख होता है कि जैसे इंडिया में क्रिकेट की नॉलेज है लोगों को और बॉलीवुड की नॉलेज है, हमें पता है कि कौन से देश का बॉलर कितना तेज फेंकता है। तो हमें काश कि हमारे इंडिया में जो पब्लिक है और पब्लिक उनको ये पता होता है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। और उसके बारे में पता मीन्स कि जब मैं पता होने की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए था कि वो हमारे पड़ोसी हैं। और टेक्निकली देखें तो हमारी एक बाउंड्री भी है अफगानिस्तान के साथ। बट प्रॉब्लम ये है ना कि सिविलियंस पॉपुलेशन तो आप छोड़ दीजिए, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्हें बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट न्यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंडिया में इसका अवेयरनेस नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे मीडिया सोर्सेज जो हैं वो अब तो कॉपी एंड पेस्ट हो चुकी है, रिसर्च करना भूल ही चुके हैं वो लोग। इसका नुकसान हम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो हम लोगों के खुद के टैक्स पेयर्स के पैसे होते हैं वो। अब मीडिया ने तालिबान को जो दिन भर वीडियो चलाते हैं, तो अभी इंडियन पब्लिक में एक मूड है कि तालिबान बहुत बुरा है। वो बुरा है, बात तो सही है, बट अभी वो पावर में आ चुका है। तो गवर्नमेंट को डर है कि हम बात करेंगे तो बैकफायर कर सकता है। बट आई एम टेलिंग यू अंकित, इंडिया हैज टू नेगोशिएट विद तालिबान।
अगर इंडिया को इस रीजन में अपना एक वर्चस्व कायम रखना है और इंडिया को भी कुछ अपनी सिक्योरिटी इश्यूज डील करने हैं, तो हमें तालिबान से डील करना पड़ेगा और उनसे नेगोशिएशन भी करनी पड़ेगी। और मुझे देखिए, इसमें ये कोई तो बुराई क्यों नहीं है? दिखती है। नहीं, देखिए, हमें अपना खुद का जो कंट्री का इंटरेस्ट है, फायदा देखना पड़ेगा। अब इसमें ये नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए, हमने तालिबान से पहले हमने ईरान और इराक से रिश्ते बिगाड़े, अमेरिका के चक्कर में आकर के, है ना? उनसे बिगाड़े। फिर जब तक अफगानिस्तान की सरकार थी तब तक हमारे उससे उनके साथ रिलेशन थे। अफगानिस्तान की भी रिलेशन खराब हो गए हमारे साथ। तो अब क्या हुआ कि हमारा मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप में जो एक्सेस रहेगा वो भी बंद हो जाएगा। फिर हमें वापस से वो पुराना रूट जो होता था, सी रूट वाला, उससे जाकर के बिजनेस करना पड़ेगा। और ये आज 21वीं सदी में ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। तो ऐसा ही हमारा है। पूरा जो चाबहार पोर्ट हमने डेवलप किया, वो भी हमारा मतलब पूरी इकोनॉमी को हमारा नुकसान हो रही है। और इसको लेकर के चाइना और पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा अलाई बना करके हमें एक तरीके से मात देने की कोशिश की है यहाँ पे। मात दिया भी जिसमें है, उसमें कोई शक नहीं है। हम्म मात हमें दे भी क्योंकि दिया भी है, अगर हम स्वीकार करते हैं तो। वही तो, क्योंकि चाइना ने पिछले 1.5 साल से हमें गलवान में उलझाए रखा, इससे पहले डोकलाम में उलझाए रखा कि हम यहीं पर व्यस्त रहे पूरा का पूरा। और साथ में उधर आप देखोगे कि मतलब और पाकिस्तान ने समय समय पर सीज फायर करते रहे वो। और इसके बाद हमने इसका परिणाम ये देखा कि उनने एकाएक जाकर के इन दोनों के सपोर्ट से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। और इसके बाद चलिए ठीक है, ये सब तो हो गया। अब ये हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि तालिबान के पास एयर सपोर्ट नहीं है। हाँ, राइट। और पंजशीर में जो हुआ है वो आईएसआई का उसमें अहम रोल है। बिल्कुल। तो ये हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि पाकिस्तान फुल टू सपोर्ट कर रहा है उसका। और इवन अब तो जो अफगानिस्तान तालिबान की जो मतलब सरकारें हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी है, जो भी सत्ता में आ रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं, मतलब उनका और चाइना के साथ अच्छा खासा रिलेशन दिखाई दे रहा हमें। जो जबीबुल्लाह, जो उनके प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने तो बोला है अपने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ पे चाइना इन्वेस्ट करेगा। तो क्या हम चाइना ने इन्वेस्टमेंट शुरू भी कर दिए। हाँ, तो क्या हम अब दूसरा मतलब कॉलोनी मान ले चाइना की ये वाली? पाकिस्तान तो हो ही चुका है, बिक ही चुका है वो एक तरीके से, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट है कि वो अगले 100 वर्षों तक नहीं चुका पाएंगे। तो क्या ये अब हाँ ठीक है, बोलिए। मैं आपका सवाल समझ गया कि जैसे आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान क्या चाइना की कॉलोनी बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तालिबान ने चाइना को ये कहा है कि आप इन्वेस्ट करिए, वो डेवलपमेंट के लिए कहा है। अभी देखिए, तालिबान ने गवर्नमेंट बना ली, बट तालिबान को पैसों की जरूरत है, तालिबान को राशन की जरूरत है। आप इतना बड़ा देश कैसे चलाओ? तो वो मदद चाइना से ले सकते हैं, लेकिन चाइना का इंटरफेयर बहुत ज्यादा नहीं होगा, और चाइना करेगा भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने इंटरफेयर किया अफगानिस्तान में, तो उनको पता है कि क्या होता है फिर। तो तालिबान ने अमेरिका को हराया है, तो चाइना वहां कोई कॉलोनी नहीं बना पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान का जो भी है, मीन्स की तालिबान एक बच्चा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने पैदा किया है। लेकिन अभी ये जो बच्चा है ना, ये पाकिस्तान भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तालिबान एक अनकंट्रोल्ड फोर्स है, तो अभी तालिबान से खतरा चाइना को भी है, ये बात सच है, और पाकिस्तान को भी है। अब उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि तालिबान का जो है पास्ट क्या था। अब तालिबान का जो नाम है वो है तालिब। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स। ये सारे मदरसों से पैदा हुए हैं, और वो सारे के सारे मदरसे पाकिस्तान के थे, तो इन्हें तो पैदा ही पाकिस्तान ने किया है। ये अलग बात है कि अभी इनके कंट्रोल में नहीं है। अब तालिबान में भी 2 सेक्ट है, 2 फैक्शन हो गए, अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान। तो ये जानना जरूरी है कि इन दोनों में फर्क क्या है। पाकिस्तान तालिबान जो है वो इनके लिए बैड तालिबान है पाकिस्तान के लिए, और अफगान तालिबान इनके लिए गुड है। तो अभी जो तालिबान को रूल कर रहा है ये अफगान तालिबान है, और जो पाकिस्तान तालिबान है, जिसे हम टीटीपी बोलते हैं, तहरीके तालिबान, वो भी अब पावरफुल हो जाएगा ना धीरे धीरे, क्योंकि तालिबान पावरफुल हो रहा है तो तहरीके तालिबान भी पावरफुल होगा। और आपने देखा पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स भी तेज हो गए हैं, पाकिस्तान आर्मी पे भी अटैक शुरू हो गए हैं। तो तालिबान के आने से प्रॉब्लम सबको होगी, और इंडिया को भी होने वाली है, नो डाउट इन। अच्छा, ये एक चीजें हैं, जैसे कि अभी जो नई सरकार बनी है उसमें हक्कानी जो ग्रुप्स हुआ करता था, जो एक तरीके से कश्मीर को वो मान के चलते थे कि पाकिस्तान में मिलाना है। तो हालांकि उनने अभी ये बोला है, अभी जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम कश्मीर के मुद्दों को लेकर के हम ऐसा कुछ बयान नहीं देंगे।
तो क्या ये जो अभी नई सरकार, क्योंकि इन्होंने एक प्रयास किया है कि सबके जितने भी अफगान सरकार के विरोध में थे जितने भी समूह हैं, क्योंकि इसमें जितने लोग हैं उन सभी मोस्टली लोगों को यूनाइटेड नेशन ने एक टेररिस्ट के रूप में घोषित किया हुआ है, चाहे वो बरादर हो जाए या यकूब हो जाए, सभी लोगों को। तो हाँ अमेरिका ने जहां तक अभी तो मना ये बोल दिया कि हम तालिबान सरकार को नहीं देंगे ऐसे रिकॉग्नाइजेशन। लेकिन ये हमारे लिए क्या खतरा है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है ना एक तरीके से गजवा हिंद की थ्योरी में सबसे पहले आता है, और गजवा हिंद को आप बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं, है ना। तो ये क्या मेन होगा मतलब हक्कानी ब्रदर्स का इन सब को लेकर के? हाँ, हक्कानी का जो है हक्कानी नेटवर्क, ये तालिबान का ये एक फैक्शन है। और जैसे कि अब अमेरिका की यहाँ पे बेवकूफियां हुई हैं बहुत सारी। अमेरिका कहता है कि हक्कानी और तालिबान अलग अलग हैं, और लेकिन ये अलग नहीं है। अभी आपने देखना, सिराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया उन्होंने। इवन काबुल का पूरा कंट्रोल हक्कानी को दिया हुआ है। अब हक्कानी सबसे इंपॉर्टेंट टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में भी, जो एरिस्ट पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में। अमेरिका के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ हक्कानी मतलब डायरेक्ट फाइट में नहीं रहा है। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है कि कश्मीर पाकिस्तान का, वो ठीक है। डायरेक्ट फाइट में हक्कानी नेटवर्क हमारे खिलाफ नहीं रहा है। हमें जिनसे चिंता है करनी है वो है मेरे हिसाब से मेनली आईएसकेपी, जैसे मोहम्मद, लश्कर ताइबा। ये तीन हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। मैं तालिबान को भी अभी बहुत खतरनाक नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि तालिबान की जो इनिशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें वो कह रहे हैं कि दे विल नॉट इंटरफेयर इन द कश्मीर वैली, इंडियन। हाँ इंडियन कश्मीर वैली। तो अभी मैं तालिबान को भी खतरा नहीं मान रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो खतरा बन सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि तालिबान एक अनकंट्रोल्ड फोर्स है, किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। आज गवर्नमेंट बन रही है, सारे यूनाइटेड हैं। एक साल बाद इन सब में लड़ाई होने लगेगी, जैसे पिछली बार हुआ था, और सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसमें से कौन पाकिस्तान जाएगा लड़ने, कौन इंडिया आएगा, कुछ नहीं पता। तो तालिबान को भी ऐड कर लें तो तालिबान, आईएसकेपी, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ये सारे इंडिया के लिए खतरनाक हैं। और हमें थोड़ा सा इसके बारे में इनसे लड़ने के लिए इनको जानना बहुत जरूरी है। अभी जब एक आपको पता होगा, काबुल एयरपोर्ट पे जिस दिन ब्लास्ट हुआ था, एक सुसाइड हमला हुआ था, बहुत सारी न्यूज आई थी उस दिन, क्योंकि उसमें यूएस आर्मी के लोग मारे गए थे 13, उसमें तालिबानी भी मारे गए थे और सिविलियन तो मारे गए थे। अब जब अमेरिका ने मींस की कहा कि तालिबान ने ये नहीं किया है, और तालिबान ने कहा कि ये आतंकी हमला है, तो इंडिया में लोग हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि मतलब तालिबान और आतंकवाद दो चीजें नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। तालिबान, हाँ, ये चीज जानना जरूरी है कि मींस की सारे आतंकवादी एक जैसे नहीं है, आतंकवादियों में भी अलग अलग गुट है। तालिबान और जो आईसिस है, आईसिस का जो ब्रांच वहां पे आईएसकेपी, जिसने ये अटैक कैरी किया था, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। और उस अटैक में तालिबान के लोग भी मारे गए थे, तो वो अटैक तालिबान ने नहीं किया था। अब आईएसकेपी से खतरा क्यों है इंडिया को? तालिबान से तो सबको खतरा है, ये तो समझ में आ रहा है। आईएसकेपी से खतरा इसलिए है कि आईएसकेपी का जो आइडियोलॉजी है वो है ग्लोबल कैलिफेट का। ठीक है, तालिबान को तो सिर्फ अफगानिस्तान में उसको बनाना है, ठीक है, इस्लामिक कैलिफेट बनाना था, उसने बना लिया। आईएसकेपी का ग्लोबल कैलिफेट बनाना है। और जो इंडिया में आईसिस का डायरेक्ट अटैक तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, आप देखते हैं, जिसमें से स्पेशली साउथ इंडिया से, केरल से कितने सारे लड़के हमारे जो हैं वो अफगानिस्तान, सीरिया ये जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए खतरा है। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर मार्च 2020 में एक गुरुद्वारे में हमला हुआ था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। उस हमले को जिसने अंजाम दिया था वो सुसाइड बॉम्बर था, उसका नाम था अबू खालिद अल हिंदी। ठीक है, ये केरला का था। ये लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं शामिल होने के बाद, तो ये अल हिंदी वगैरह जुड़ गया इनके नाम से। ये उसने किया था, एक इंडियन था। तो जैसे पाकिस्तान के लोग मुजाहिद बन रहे हैं, जिहादी बन रहे हैं, कर रहे हैं, तो इंडिया के लोग भी कर रहे हैं, ये खतरा है। ऐसे ही एक और था। हर्षित, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, चलिए मेरा इसमें सवाल करें तो ये क्या कारण है कि मतलब इंडियंस भी इन सब चीजों में जाके इन्वॉल्व हो रहे, इनका इन्फ्लुएंस होने का मेन रीजन क्या हो रहा है? मेन रीजन तो यही है कि कहीं ना कहीं जो इस्लामिक एक आइडियोलॉजी है, इस्लामिक लोग जो हैं ये अपनी एक कहते हैं पैन इस्लामिक आइडेंटिटी समझते हैं। तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन मुस्लिम्स में ये बहुत कम है, ये बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ के मुस्लिम और यहाँ का इस्लाम काफी अलग है, फिर भी मैं कहता हूँ एक काफी हद तक। फिर भी कुछ लोग हैं वो अभी भी अपने आप को पैन इस्लामिक आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, मतलब कि वो अपने आप को किसी देश से नहीं जोड़ते हैं।
कि मैं इंडियन हूं या केरला का हूं, नहीं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है कि मैं मुस्लिम हूं, ठीक है, मैं इस्लाम हूं। और चूंकि आईसिस कहता है कि हमें पूरी दुनिया में ग्लोबल कैलिफेट लाना है, एक काले परचम के नीचे पूरी दुनिया को लाना है, तो ये उस आइडियोलॉजी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि आईएसकेपी जो है, इसमें तालिबान के लोगों ने जा जाके शामिल हो गए आईएसकेपी में। और जो और सारा कैडर था इसका तहरीके तालिबान का, वो जाके आईएसकेपी में शामिल हो गए। रीजन पता है क्या था? रीजन सिर्फ ये था कि उनको लगा कि तालिबान अभी थोड़ा सा कम कट्टर इस्लामिक हो गया है। मतलब जिस तालिबान को हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा कट्टर है, उसको उन फाइटर्स को लगा कि ये भी कम इस्लामिक हैं, तो अब हम आईसिस में जाएंगे। तो ये हालत है। मतलब ये जो आइडियोलॉजी की बात है। मतलब जो 20 साल पहले जो तालिबान था 1996 से लेकर के 2001 तक, वो ज्यादा कट्टर था। और वो ये ज्यादा वाला जो कट्टर था, आगे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अच्छा, हम लोग वो इसका तो है। थोड़ा मजाक बनाते हैं, बट ठीक है, वो बात कहने को सही है कि मतलब तालिबान तो वही है, ठीक है, तालिबान वही है, लेकिन तब भी काफी चेंज है तालिबान। मैं ये मानता हूँ काफी चेंज है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे चीजें और जैसे आ जाती है, ये तो है हो गया। अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिनारियो में जो रशिया है उसका क्या रोल होने वाला है, और चाइना का क्या रोल होने वाला है, और पाकिस्तान, तीनों का तालिबान की जमीन को लेकर के और जियोपॉलिटिक्स को लेकर के इन तीनों देशों का क्या रोल होने वाला है? अभी ये तीनों कंट्रीज मिलके खेलना चाहती हैं, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान और रशिया। पाकिस्तान का रोल होगा पूरी तरीके से। पाकिस्तान का भी आज ही एक विमान है, उसने एड पहुंचाई है, पता नहीं उसमें खाना है क्या हथियार है, कुछ भी हो सकता है। तो चाइना ने भी मतलब एड पहुंचाना शुरू कर दिया है, जो भी खाने पीने के सामान है, मेडिसिन हैं, ये सारी चीजें। रशिया का काम यह है कि रशिया अपने आप को तालिबान से दूर ही रखेगा, लेकिन उसको क्या करना है, देखिए अफगानिस्तान का जो ज्योग्राफी है आपको पता है, उसके साइड में ऊपर की तरफ जो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान है, ये सारे जो इलाके हैं नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो ये सब जो है, इन सब के साथ, ये सब यूएसएसआर के पहले पार्ट थे। तो रशिया की एक डील है कि इनकी सिक्योरिटी रशिया करेगा। तो अब रशिया को ये खतरा है कि कहीं तालिबान, जैसे हमें खतरा है कि कश्मीर में आ सकते हैं, तो रशिया को भी चिंता है कि वो उधर स्टेट में ना आ जाए। तो अब रशिया की जिम्मेदारी है उसको सेव करने का। तो इस वजह से रशिया कितना चाहेगा तालिबान से नेगोशिएट करके कि आप हमें परेशान ना करें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चाइना का काम यह है कि चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, अपनी एक प्रेजेंस बनाने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान में जो सीपेक वगैरह पे हमले हो रहे हैं वो कैसे वो कम कर सके, उसकी इन्वेस्टमेंट सेव कर सके। बाकी मेन अच्छा, तो फैक्टर यहाँ जो है पे वो पाकिस्तान। अच्छा, मेरा एक और सवाल है यहाँ से। अब यहाँ पे जो इस्लाम की बात आ जाती है, ठीक है, तो जो चाइना में जो उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहा है, उसके पीछे तालिबान का क्या रोल रहेगा? क्या वो उसके ऊपर बोलेगा, या फिर वो पाकिस्तान के जैसे चुप हो जाएगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब होता क्या है कि कहने को तो सब आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, बट द थिंग इज दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, राइट? कि सबको पॉलिटिक्स करनी है। अब ये तालिबान को भी पॉलिटिक्स करनी है, उसके लिए भी पैसा मायने रखता है। तो जैसे सऊदी चुप रहता है, ठीक है, उइगर मुस्लिम्स पे सब चुप रहते हैं, तालिबान भी चुप ही रहने वाला है, तालिबान कुछ नहीं करने वाला। बट मैंने कहा कि जैसे तालिबान बहुत ही अनकंट्रोल्ड फोर्स है, कल को तालिबान में एक फैक्शन खड़ा हो सकता है जो कहेगा कि उइगर्स के साथ गलत हो रहा है, नाउ वी आर गोइंग टू फाइट। तो वो फिर चाइना के लिए खतरा हो सकता है, और यही चाइना को बचाना है। देखिए, ये तो मेरे हिसाब से तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, उसमें यहाँ पे इनने सभी ग्रुप्स को साधने का प्रयास किया और किसी न किसी को पोस्ट दिया है। क्या हम सोच सकते थे कि तालिबान में जब एक सुप्रीम लीडर होगा, फिर उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके नीचे 3 मतलब वाइस हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे? ये हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। तो यहाँ पे ये इस चीज को लेकर के आप क्या मतलब बताएंगे? एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई है कि जिससे आगे लड़ाई ना हो। देखिए, तालिबान फर्स्ट टाइम पावर में नहीं आ रहा है, ठीक है, तालिबान इससे पहले भी आ चुका है 1996 में, और 1994 में तालिबान का जन्म हुआ था। फिर इसको ट्रेनिंग सपोर्ट सब पाकिस्तान ने प्रोवाइड कराया, 2 साल के अंदर इसने जीत लिया अफगानिस्तान को, और फिर वहां से ये फिर उन्होंने अपना राज किया 4 साल तक। तो पहले भी ये राज कर चुके हैं, लेकिन डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा हैं अंदर, आइडियोलॉजी को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके।
तो जब ये सत्ता में आ जाएंगे, फिर अफगानिस्तान का इतिहास कहता है कि कोई भी अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे तो तो मुझे कब्र लगता है उसे कि कहा ही यही जाता है, तालिबान के साथ भी होगा। उसे तो शासकों का ही कब्र कहा जाता है। हाँ, शासकों का कब्र कहा जाता है, राइट। तो तालिबान वही। को, मुझे लगता है तालिबान परमानेंट नहीं रहने वाला अफगानिस्तान में। हम्म। तो अभी इन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है कि हमारी सबसे लड़ाइयां ना हो। इन्होंने हामिद करजाई को भी साधने की कोशिश की है, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भी साधने की कोशिश की है। हाँ। इनकी जो लड़ाई है, इनके लिए खतरा है, वो है आईएसकेपी, जो आईएसआईएस है ना, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, ये आईएसआईएस का पार्ट है, ये इनके लिए खतरा है। हम्म। और इसी ने इतना बड़ा सुसाइड हमला किया था, अभी वहां पे सुसाइड अटैक किया था काबुल एयरपोर्ट पे, वो इनके लिए खतरा है। बाकी इनको अच्छा, यहाँ ज्यादा पे दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसका नेबरिंग कंट्री जो तजाकिस्तान है, जहाँ पे अभी अमरुल्ला सलेह जाके उन्हें मतलब एक असाइलम लिया हुआ है, और फिर अभी जो उनका अहमद मसूद है जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जो पंजशीर में ये दोनों करके एक अलाइड करके जो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे तजाकिस्तान में हमारे इंडिया का एयरबेस भी है। यस। तो अब इनका क्या रोल होने वाला है, क्योंकि वो भी उसका जस्ट बाउंड्री टच है दोनों, अफगानिस्तान का और उस कंट्री का। और पंजशीर का आगे आने वाली मतलब पंजशीर का आगे आने वाले भविष्य में क्या रोल होगा इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि वैसे अभी हम 2 दिन पहले देखते हैं कि जैसे ही उनने पंजशीर पे पाकिस्तान के सपोर्ट से एयर स्ट्राइक करके कब्जा किया, और उनने वहां पे उसी के अगले ही दिन सरकार बनाने की घोषणा कर दी। तो अब तो फुल फ्लेजेड मान सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की लैंड पर तालिबान आ चुका है। तो तजाकिस्तान, अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह, इनका क्या रोल हो सकता है आगे आने वाले समय में? अच्छा, इनका इसमें रोल यही है कि जैसे पहले नॉर्दर्न अलायंस बना था, उसने फाइट की थी, वैसे ये फाइट कर रहे हैं। ये करीब 5 से 6 हजार लड़ाके हैं इनके पास में पंजशीर में, जहाँ पे अमरुल्ला सलेह और अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं, ये दोनों लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये उसको अभी काफी दिन तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता अभी हाल फिलहाल में तालिबान जीतेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर तालिबान पूरी फोर्स से लड़ेगा तो तालिबान जीत भी सकता है। और क्योंकि हालांकि वो इलाका थोड़ा ऐसा है कि वहां तालिबान अभी मुश्किल हो रहा है उसको, दोनों तरफ से पहाड़ हैं, एक बीच में संकरी गली है, तो वहां पे एम्बुश हो जा रहे हैं तालिबानी। तो ये बहुत ज्यादा दिन तक लड़ाई तो नहीं लड़ पाएंगे अगर कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं आई, जैसा कि इंतजार कर रहे हैं कोई सपोर्ट आ जाए ताजिकिस्तान से, अमेरिका से, इंडिया से, किसी भी देश से जो अफगानिस्तान, तो बहुत दिन तक ये कंट्रोल करने में इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरा मानना ये है। मेरा और जहां तक मतलब मैं इसी से देख रहा जुड़ा हूँ, हुआ। इंडिया नहीं जा रहा कोई सपोर्ट करने, और इंडिया कोई फाइट नहीं करने जा रहा। जो लोग टीवी पे आके बकवास करते हैं ना कि इंडिया को आर्मी भेज देनी चाहिए, वही उसी से नहीं होने वाला। जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि कोई भी कंट्री, सब ये बोल रहे कि तालिबान ने गलत किया है। एक भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जैसे पाकिस्तान ऐसे देशों को छोड़ के कि वो बोलेगा कि हाँ तालिबान मतलब अफगानिस्तान में गलत हुआ है। लेकिन मतलब अगर 195 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो लगभग 150 प्लस कंट्री तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि गलत किया है। तो यहाँ पे फिर इन देशों के द्वारा सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ, क्योंकि सपोर्ट इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि लड़ेगा कौन, बात तो यहाँ पे आ जाती है। जिसने अमेरिका को हरा दिया उससे लड़ेगा कौन? और ज्योग्राफी ऐसी है कि वही बात है ना कि अच्छा, उनको उनसे लड़ना मुश्किल नहीं है। एक बात समझना चाहिए हमें, तालिबान जब अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक हुआ, ठीक है, अटैक हुआ सितंबर में, अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया अक्टूबर में, दिसंबर में, बाय दिसंबर अमेरिका ने तालिबान को उठा के फेंक दिया। तो 2 महीना लगा था अमेरिका को तालिबान से हटाए। तो जीतना आसान है, आप इनको गद्दी से उठा के फेंक देंगे, लेकिन इसके बाद की जो लड़ाई है ना वो बड़ी डिफिकल्ट है। तो ये किसी के बस की, मैं ये नहीं कहूंगा, कोई हो सकता है कोई करना चाहे, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए कोई आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया के साथ जो हुआ है वो देखने के बाद कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और इंडिया को तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे यहाँ भी हैं, मुझे बुरा भी लगता है कि मिलिट्री वेटरन होके फिर वो टीवी पे जाके बकवास करते हैं। या तो ये हो सकता है वो एंटी मुस्लिम रेटरिक की वजह से करते हो, या बोस्टिंग करने के लिए टीवी चैनल चाहते हैं कि आप चिल्लाइए, कहिए कि सेना भेज दे। सेना नहीं भेज सकते हम वहां पे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जी जी ये एक थोड़ा कड़वा सच है। इंडिया और इंडियन आर्मी 6 महीने नहीं टिक पाएगी अफगानिस्तान में, ये सच है। और इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, एक्चुअली वहां पे सिचुएशंस ऐसी हैं, हम यही नहीं पहचान पाएंगे कि वहां पे तालिबानी कौन है, वहां पे आईएसकेपी कौन है, लश्कर तैयबा कौन है, और लश्कर इस्लाम कौन है, लश्कर जंगवी कौन है, लोकल कौन है।
और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर हम वहां पे कोई बेस बना लेते हैं और फिर वहां से ऑपरेट करने की कोशिश करें तो बेस तो हम कैसे भी कवर कर लेंगे, बट फिर भी उसके लिए हमारे पास एयर सपोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई ड्रोन्स नहीं है, ठीक है, बट हम कोई ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे और हमारा बुरी तरीके से एम्बुश कर देगी पाकिस्तान फिर वहां पे, बहुत बुरी तरीके से। तो हमें तो सोचना ही नहीं चाहिए वहां पे कोई ऐसा मिलिट्री एडवेंचर करने का, और पाकिस्तान तो चाहता हम करें लेकिन हम नहीं किया, बहुत अच्छी बात। वही है। अच्छा, यहाँ पर चीजें और भी हम आगे बढ़े, अगर हम इंटरनेशनल चीजों को देखें, यूनाइटेड नेशन चुप है यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चुप है यहाँ पर, ह्यूमन राइट चुप है यहाँ पर। भारत में अगर कुछ चीजें घटित हो जाती है, अगर हम जेल में भी किसी को खाना नहीं देते तो यूनाइटेड नेशन वाले चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आप ऐसा ह्यूमन राइट को वायलेशन कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान में भी चुप है सारी संस्थाएं। हाँ, चुप है, उसके पीछे रीजन है। देखिए, कोई भी संस्था जो है, कोई भी हो, ह्यूमन राइट्स हो, या वो काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, बात सही है। सबका एक मालिक है, सबके एक बाप है। अब उनका बाप जो अमेरिका है वो भाग गया, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो तालिबान से दोस्ती कर रहा है। आपको पता है अभी तालिबान के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका तालिबान के साथ मिलके अफगानिस्तान को चलाए या फिर उसमें इंटरफेरेंस करे, क्योंकि जो इनका सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम जिसे बोलते हैं, उसके जनरल मैकेंजी ने कहा है कि हम तालिबान के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। तो जिस संगठन के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, आज उनसे इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। तो जब वो उनसे दोस्ती कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं, तो ये फिर ह्यूमन राइट्स और ये इन सबकी फंडिंग अमेरिका करता है ना, मैक्सिमम फंडिंग अमेरिका करता है। तो जो अमेरिका करेगा वही ये सब करेंगे, यूएन वही करेगा जो अमेरिका करेगा, सब बात पैसे की है। इंडिया पे आवाज इसलिए उठती है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे मिलते हैं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता है, सब कुछ पैसे का खेल होता है पूरी दुनिया में। फंडिंग्स हैं तो जो फंडिंग करता है वही बाप है। ये तो है। यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर के आप कोई भी आइडियोलॉजी को फॉलो करो, उस आइडियोलॉजी के बीच में आपकी इकोनॉमी आनी ही है। और जब तक आपके पास पैसा, इकोनॉमी जब तक आपकी नहीं चलेगी, आप ना तो धर्म को बेच पाओगे और ना ही अफीम को बेच पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हालांकि सुनने में तो ये भी आ रहा है, जो सबसे पूरे विश्व का 80% जो अफीम है और हेरोइन है वो अफगानिस्तान में होता है। और तालिबान ने ये कहा है, और तालिबान का एक मेन रिसोर्सेस है ये इकोनॉमी का, उसका तालिबान ने बोला है कि हम इसको मतलब इसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं करेंगे, और ये तो संभव है ही नहीं, ये तो संभव है ही नहीं। अच्छा, इसमें कुछ कैरेक्टर है हमारी इस पूरी की पूरी इस रोल में जो हमने डिस्कस किया है, उन कैरेक्टर के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या नजरिया है और क्या रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले समय में। सबसे पहला मेंबर मुल्ला बरादर। मुल्ला ब्रदर, अच्छा, जो ये इनके इसमें आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। मतलब बनाने से पहले तो सुनने में आ रहा था कि वो मतलब वाइस मतलब वो एक तरीके से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जो नई स्ट्रक्चरिंग आई है उसका स्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं कि ईरान जैसा बनाया गया है। तो उसमें ये बनाए गए हैं उस देश के, अब कह सकते हैं, उप प्रधानमंत्री। तो इनका क्या रोल होने वाला है, क्योंकि इनको पाकिस्तान ने 8 साल तक जेल में रखा, अमेरिका के कहने के बाद जेल से छोड़ा, और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी का मतलब जो ब्लैक टेररिस्ट है उनकी लिस्ट में ये बंदा आता है। तो क्या रोल हो सकता है अब इस व्यक्ति का, और ऐसा संस्थापक माना जाता है तालिबान का। इनका रोल जो था वो तो इन लोगों ने एक्चुअली प्ले कर चुके हैं और उसी का इनको इनाम मिला है। ठीक है, इन्होंने अपना रोल प्ले किया। ये पाकिस्तान के क्वेटा सोरा वहां से, मतलब क्वेटा से लोग ऑपरेट करते थे, जेल में रखना वगैरह, ये सब एक बात थी। हाँ, वो तो दिखावा। ठीक है, वो देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा, कहना नहीं चाहिए, डबल स्टैंडर्ड टाइप का मुल्क है। मैं हिंदी वाला वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्या करता है कि वो तालिबान की मदद करता है, ठीक है, एक तरफ, फिर अमेरिका से पैसे लेके फिर तालिबान को भी धोखा देता है। अब ये बात तालिबान को भी पता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को तालिबान। तो इन लोगों ने रोल वगैरह जो करना था प्ले कर चुके हैं। अभी इन लोगों का क्या रोल होने वाला है, यही कि ये लोग पाकिस्तान के एजेंडे को बस आगे बढ़ाएंगे और ये कुछ खास नहीं करने वाले। इनको बस कैसे भी मुश्किल जो अभी है, इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए है, तो ये लोग कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे जो तालिबान है इसको पाकिस्तान डोमिनेटेड बनाए रखें, ईरान का डोमिनेंस कम हो। ठीक है, इन लोग की यही कोशिश हो, क्योंकि ईरान एक शित्ते कंट्री है, शित्ते मुस्लिम, शित्ते मीन्स की शिया मुस्लिम्स है, और पाकिस्तान सुन्नी कट्टरपंथ को होता है। तो ये लोग सिर्फ पाकिस्तान डोमिनेंस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
बाकी अभी इनको गवर्नमेंट बनानी है और गवर्नमेंट आगे चलाना है, तो आगे ही पता चल पाएगा कि इनका अपना क्या क्या रोल है। अच्छा, इसमें अगला कैरेक्टर जो है वो है हैबतुल्लाह अखुंजादा, जो कि एक सुप्रीम लीडर का उन्हें पद दिया गया है और धार्मिक हाँ, लीडर रहेंगे ये। इनका क्या रोल, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सिनेरियो आ रही है इसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल दिखाया जा रहा है। धर्म का रोल रहेगा और आखुंदजादा जो है यही कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो आप कहेंगे जो गवर्नमेंट टाइप है, इसको ये ईरान के से आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ईरान में है, एक गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और लेकिन उसका जो लीडर होता है वो वहां पे होता है। जैसे पहले खेमनेई थे, खेमनेई अभी भी है, रिलीजियस लीडर होता है, वही कंट्रोल करते हैं सारा, प्रेसिडेंट को भी वही कंट्रोल करते हैं। तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर अफगानिस्तान में भी है। अखुंदाजा, ये जो अखुंदजादा हैं, ये भी प्रो पाकिस्तानी है, ये सारे प्रो पाकिस्तानी हैं। अभी इन लोगों का फोकस ये है कि कैसे सरकार जल्दी से जल्दी बना के दुनिया से रिकॉग्निशन लेना है। ठीक है, तो अभी ये लोग ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें कहीं इंटरफेयर नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। बाकी ये लोग बकवास अभी करेंगे कुछ दिन बाद, अभी पहले इनको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिल जाए वहां पे कि हाँ सब सही हो गया है। ये जो अखुंदजादा है यही कंट्रोल करने वाला है पूरी गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो हैं ये सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे, बट जो फाइनल जो भी काम होगा ना, जो भी डिसीजंस होगा, वो सारे इन्हीं के होने वाले, जो भी सुप्रीम लीडर होगा वहां का। मतलब हाँ, धार्मिक अच्छा, चीजों का धार्मिक यहाँ पे बहुत रहेगा। बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अच्छा, ये जो धार्मिक मिलिटेंसी है, रिलीजियस मिलिटेंसी, इसको भी मैं कहूंगा इट इज क्रिएटेड एंड फाउंडेड बाय पाकिस्तान ओनली। ठीक है, ये भी पाकिस्तान ने शुरू किया, पहले ऐसा कुछ था नहीं, इन्होंने अपने फायदे के लिए शुरू किया, मुजाहिदीन बनाया। और तो धर्म का रोल यही होने वाला है वहां पे कि कैसे जो सुन्नी जो है, सुन्नी कट्टरपंथ, तालिबान जो है देवबंदी सेक्ट को फॉलो करता है, तो इसकी पूरी कोशिश होगी कि कैसे तालिबान को इकट्ठा किया जाए। और तो अफगानिस्तान में जो ये पश्तून कम्युनिटी है, इनको कैसे मतलब देवबंदी इस्लाम की तरफ, सुन्नी की इस्लाम कट्टरपंथ की तरफ अट्रैक्ट करके रखना है, आपस में फूट नहीं होने देना है, ये पूरी कोशिश करेगा। और ये जो सुन्नी है, जो कट्टरपंथ वाले हैं, जैसे सऊदी हैं, पाकिस्तान है, इनसे खूब सारी सपोर्ट इनको चाहिए और ये लेंगे, यही करना है। मतलब हम इस चीजों में ये मतलब नकार बिल्कुल नहीं सकते। यहाँ पे इस्लाम तो है, लेकिन इस्लाम में भी बहुत सारी फूटे हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत सारी है, एक्चुअली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसमें, मतलब कि इस्लाम बहुत पॉलिटिकल हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं हम कि ये सच में जो ये बातें करते हैं कि हम धर्म को फॉलो करते हैं, ये तो बिल्कुल ही इस चीज को हम नकार सकते हैं, क्योंकि आप एक ही धर्म के अंदर इतनी सारी सेक्ट बना करके आप आइडियोलॉजी के साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिक्स चला रहे हो। हाँ, पॉलिटिक्स चला रहे हैं, सुन्नी शिया की लड़ाई काफी ज्यादा है, उसमें कोई शक नहीं। वो तो और अरब कंट्रीज में तो यही सबसे ज्यादा, मिडिल ईस्ट और अरब कंट्री में यही सबसे ज्यादा है। अगर हम देखें तो शिया और सुन्नी वाला, यमन को देख ले, हम उसको पूरा बर्बाद कर देंगे। ईरान इराक को बर्बाद कर दिया गया। तो रिलीजन को तो यूज किया जा रहा है ना, इंडिया में भी यूज किया जा रहा है, आप देख रहे हैं ना, तो इंडिया में भी हो रहा है, ये हर जगह धर्म पॉलिटिकल हो जाता है। ये तो हम मानेंगे इंडिया में हो रहा है, लेकिन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो जाता है, और लेकिन यहाँ पे तो मुस्लिम मुस्लिम के अंदर ही हो रहा है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स एक दूसरे को मार रहे हैं, मुस्लिम्स को मारने कोई काफिर नहीं जा रहा है, मुस्लिम्स खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है उनके जो लीडर्स हैं उनको आपस में मिलकर ये चीज सही करनी पड़ेगी, समझना, अदरवाइज ऐसे ही लड़ते रहेंगे पूरी दुनिया में। अच्छा, इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि बरादर के साथ ही कह सकते तालिबान का को फाउंडर रहा है, मुल्ला उमर के बेटे जो मुल्ला मोहम्मद याकूब है, उनको भी एक पोस्ट दी गई है, इनको सरकार में रखा गया है। इनका क्या रोल मतलब हो सकता है इन सब चीजों को लेकर के? इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, इनको तो सब कुछ मिला इसलिए है क्योंकि ये मुल्ला उमर के बेटे हैं। ठीक है, राइट, बेटे हैं बस। मुल्ला उमर, हाँ, मुल्ला उमर सुप्रीम लीडर थे उस टाइम पे जब ये अमेरिका आ गया और मारने पीटने फिर ये भाग के गए, तो ये उनके बेटे हैं। ये सब ये लोग रूल करेंगे डिप्लोमेटिकली, ये सारे प्रो पाकिस्तानी है, मैं आपको बता दूं। तो ये सब पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे, और ये अभी गवर्नमेंट फॉर्म करना है इनको, इनका अपना किसी का बहुत अलग कोई रोल नहीं है, ये सारे अभी तो एक जैसे ही है। कोई इसमें ईरान से थोड़ा दूर किया गया है इसमें, जो ये गवर्नमेंट बनाया गया है। अच्छा, तालिबान पे दो लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पाकिस्तान और ईरान का।
तो जो ईरान के इन्फ्लुएंस वाले लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, उनकी थोड़ी सी जो है ना डोमिनेंस कम है इस गवर्नमेंट में, और पाकिस्तान के डोमिनेंस ज्यादा है। तो ये जो भी मुल्ला उमर हैं उनके बेटे हैं, ये सब ने पाकिस्तान में शरण शरण ली, पाकिस्तान से सपोर्ट मिला है, रहे हैं, और सब कुछ पाकिस्तान से मिला है। तो ये पाकिस्तान का गाना गाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। ओके, अच्छा पाकिस्तान में ये लोग अपनी हम गवर्नमेंट चलाएंगे बस। ओके, तो अब हम अगर लास्ट सिनेरियो की तरफ जाकर कंक्लूड निकालें, कंक्लूजन, तो इस पूरे जो हमने बात किया इसका कंक्लूजन भारत के लिए क्या हो सकता है कि हम क्या करें कि हमारा ना तो ज्यादा नुकसान हो और ना ही हम किसी से दुश्मनी मोल ले। क्योंकि देखिए, हमें अगर काम करना है तो हमें अगर युद्ध लड़ने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हमें युद्ध लड़ना भी नहीं है क्योंकि हमारा उनके साथ कोई एक्सेस है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट है, मान के चले कि डूब गया जो भी हो गया। तो लास्ट कमेंट इसको लेकर के। इंडिया के लिए तो मैं यही कहूंगा कि खैर उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश में और वो करेंगे जो उन्हें करना है। मैं जो सोचता हूँ इसके बारे में, वो इंडिया को ये करना चाहिए कि इंडिया को तालिबान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए और नेगोशिएट करना चाहिए। अब उसके लिए चाहे अपने पब्लिक को आप समझाइए कि भाई तालिबान है आतंकवादी, लेकिन अभी वो पावर में है, तो हमने उनसे नेगोशिएशन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर कल को आईसिस कश्मीर में घुस गया और आईसिस और तालिबान एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये चीजें आप अपने पब्लिक को अवेयर करिए, उनको समझाइए। आप आईसिस और तालिबान को एक समझते हैं, तो ये सब मत करिए। अगर आईसिस को आपको डील करना है तो आपको तालिबान से नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए तालिबान से बात करनी पड़ेगी। तो आप तालिबान से बात करिए, और आपने शुरू भी किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो हमें बातचीत आगे बढ़ानी है, और हमें तालिबान से लड़ाई न लड़ने की जरूरत है, ना उनसे डरने की जरूरत है। वो डायरेक्टली फाइट करेंगे तो कश्मीर वैली में तालिबान हमसे लड़ नहीं सकता, ना हमसे जीत सकता है। और हमने पहले भी इन कबाइलियों को मारा है और हमें इनसे लड़ना आता है। हम वहां जाके नहीं लड़ सकते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन वो यहाँ आके हमसे भी नहीं लड़ सकते। इसकी बॉर्डर पे लड़ नहीं पाएंगे। हाँ, खून खराबा होगा, अलग बात है, वो ना हो, और हमारी प्रेजेंस बनी रहे अफगानिस्तान में, एक जो इमेज है हमारी वो बनी रहे, वो एकदम से खत्म ना हो जाए। उसके लिए हमें बातचीत शुरू करनी पड़ेगी, और ब्रेक थ्रू हुआ भी है दोहा में, तो ये बहुत अच्छी बात है। बातचीत करना ही ऑप्शन में है। बात तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या भविष्य में तालिबान को हटा करके अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, सरकार अमरुल्लाह सालेह और जो है इनको मिला करके क्या सरकार आ सकती है भविष्य में? नहीं, ये नहीं होने वाला, क्योंकि अमरुल्लाह सालेह, ठीक है, इंडियन मीडिया में हाइप किया जाता है, इंडियन मीडिया में सिर्फ टीआरपी के लिए कि अरे पंसीर में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अमरुल्लाह सालेह इतना पावरफुल नहीं है। वो जो फाइटर्स हैं पंसीर में, वो अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ हैं, और वो सब दोनों लोग, ये लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन तालिबान से बहुत दिन नहीं लड़ सकते हैं, और पूरा तालिबान कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है। एक चीज आप समझिए, विदाउट पाकिस्तान के सपोर्ट, ठीक है, आप अफगानिस्तान में कुछ करना बहुत मुश्किल है, ये बात तो है। पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करेगा वही वहां पे पावरफुल होने वाला है। या फिर हो जाए कि जैसे अमेरिका जैसा सुपर पावर देश इन्वेड कर दे और गवर्नमेंट पटक दे, और फिर एक नई गवर्नमेंट लेके चली आए, तो वहां पे अमरुल्लाह सालेह को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। अदरवाइज अमरुल्लाह सालेह या नॉर्दर्न अलायंस अपने बलबूते पे लड़ाई करके कभी ये गवर्नमेंट में नहीं आ सकते, ये तो पक्की बात है। और फॉरेन सपोर्ट अभी होने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जस्ट अभी छोड़ा है, तो वो सपोर्ट तो करने वाला रहा नहीं, ये भी सत्य है पूरा। तो ये सारी चीजें तो हैं। और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बहुत कम डिस्कस हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन सब चीजों में। पाकिस्तान ने शुरू से सबको यूज किया, ठीक है, पहले उसने अमेरिका को यूज किया, फिर सोवियत हारा, फिर इन्होंने अमेरिका के पैसे से पूरे तालिबान को खड़ा किया, अलकायदा को 1988 में खड़ा किया, उसी पैसे को यूज किया, और इसने 1980s में पंजाब में प्रॉब्लम शुरू कर दी। ठीक है, पंजाब में मिलिटेंसी 1980s में शुरू हुई, उस समय जब सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ। ठीक है, और ये इनको सपोर्ट ली, इसने अमेरिका से पैसे लिए, हथियार लिए, और इंडिया को प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। फिर जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ 91 में, तो इसने कश्मीर में जिहाद शुरू किया। तो सबसे बड़ा जो इसमें कहते हैं ना, जिसने फायदा लिया इन सब पूरी लड़ाइयों का, वो है पाकिस्तान। बहुत पैसे बनाए इसने, इंडिया को खूब सारा परेशान किया, कश्मीर पूरा खालिस्तान मूवमेंट चला दिया, बहुत सारा नुकसान हुआ इंडिया का, हमारी प्राइम मिनिस्टर तक की जान गई है।
और उसके बाद कश्मीर में जो जिहाद शुरू किया वो इसी फायदे से शुरू किया। इसके पास बहुत सारा हथियार था जो ऑपरेशन साइक्लोन में CIA ने पाकिस्तान को दिया, पैसा था, सब ने इसने इंडिया के खिलाफ यूज किया। तो सबसे बड़ा मास्टर माइंड जो निकला वो पाकिस्तान निकला, और मैं इसका क्रेडिट देता हूँ ISI को और पाकिस्तान आर्मी को। मुझे देना, मतलब मुझे लगता है हमें देना भी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। ये तो आपने तो एक बिल्कुल चीज आप सही कहा है समझिए कि कि जो भी आपका दिक्कत है वो पाकिस्तान से है, और आपको ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया को, अगर कोई रिलीजियस मिलिटेंसी से दिक्कत है, ठीक है, तो उसका क्रिएटर फाउंडर पाकिस्तान में है। तो अब अगर कोई लड़ाई लड़ना चाहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि आप अफगानिस्तान को इन्वेड मत कीजिए, आप पाकिस्तान को इन्वेड पाकिस्तान कीजिए। से आप करिए। जाके पाकिस्तान से लड़िए, पाकिस्तान को खत्म करिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पूरी मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान तो 1947 में बनाया ही गया था इसी विचार को लेकर के कि वो जमीन रहेगा बैटलफील्ड सबके लिए, पूरे मध्य एशिया के लिए। जब अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो मेन जो जड़ है वही मिलेगा पाकिस्तान। नहीं तो पाकिस्तान को बनाने का, आप खुद सोचें, हम पाकिस्तान को बनाया भी गया दो हिस्सों में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ये सारी चीजें थी, लेटर हम इसको लेकर के और आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो हर्षित, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ पर जो भी चर्चाएं करी है, और थोड़ा सा कि मुझे बाहर मतलब हाइड इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि मेरी बैटरी बहुत डाउन हो गई थी, तो मैं उसको बार बार चार्ज करने का प्रयास कर रहा था। तो कोई दिक्कत। थैंक यू सो मच हर्षित आपका, और आप जिन लोगों ने भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरे के पूरे 1 घंटे तक हमसे लगातार जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे, और भी हम सब मिल करके, कि हम जो ये मुद्दे हैं जो मेन स्ट्रीम से गायब रहता है, उससे हटके हम रिसर्च के बेसिस पे आप लोगों के सामने ये सारी वीडियोस लेकर के आ सकें, और जितने भी चीजें हैं हम आपको बता सकें, क्योंकि हम और आप एक यूथ हैं, और जब तक हम अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे तो हमें उन सारी चीजों के बारे में नहीं पता रहेगा जो हमें पता होना चाहिए। थैंक यू हर्षित। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए, फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।